सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10 की जो बोर्ड की परीक्षा आयोजित होगी उसमें विज्ञान विषय का जो सेकंड चैप्टर है, अध्याय सेकंड अम्ल क्षार एवं लवण, इस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और टोटल 20 एमसीक्यू को यहाँ विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं समझाऊंगा, व्याख्या सहित आप समझोगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के 20 एमसीक्यू के बारे में समझा था, अध्ययन हमने किया था। और उस वीडियो में आप लोगों का जो प्यार मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे विज्ञान का पेपर होने से पहले जितने भी चैप्टर में से एमसीक्यू बन रहे हैं उन चैप्टरों के सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा ही करूंगा। और इन 20 एमसीक्यू से आपके 20 नहीं बल्कि पेपर के स्टार्टिंग के पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखोगे तभी तो ये 30 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा यानी धावन सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो धावन सोडा के रासायनिक सूत्र आप लोगों को पता होगा कि धावन सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, लवण होता है। आप ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और डी है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि धोबिया सोडा जो है, धोबिया सोडा किसका लवण है, सोडियम कार्बोनेट का लवण है। कौन से ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन में, ऑप्शन बी में सोडियम कार्बोनेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब कहोगे सर ये 10H2O भी तो है आगे, तो ध्यान दीजिए 10H2O क्या होता है, इसके क्रिस्टलन जल होते हैं। 10H2O जो है क्या होते हैं, इनके क्रिस्टलन जल होते हैं, क्रिस्टलन जल की संख्या होती है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी होती है, तो 10H2O होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, सेकंड प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान होता है। आप लोगों को जब डिटेल चैप्टर पढ़े होंगे तो पीएच स्केल बताया होगा कि एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से और 14 तक मान अंकित रहते हैं, बिल्कुल बीच में 7 अंकित रहता है। 0 से 7 तक की अगर अपन बात करें तो ये तो होता है एसिड, और अगर 7 से 14 तक की बात करें तो ये होता है बेस, मतलब ये होता है क्षार। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार को डिवाइड किया गया है। अगर फिक्स 7 की बात करें तो ये 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 पीएच मान 7 अगर है तो उसका विलयन का, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन प्रकृति होगी। 0 से 7 है तो एसिड, 7 से 14 है तो बेस, मतलब क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 और 14। तो देखिए अभी मैंने बताया इधर ये बेस है 7 से 14 के बीच में, तो देखो 14 इस पे बेस आएगा तो अम्ल नहीं हो सकता, 7 पे उदासीन है तो ये भी नहीं हो सकता।
7 से अधिक में तो क्षार आ गए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7 से कम पीएच मान उसका होगा अगर कोई अम्ल है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो किन पदार्थों में पाया जाता है, टमाटर में, संतरा में, सिरका में या फिर इमली में। तो ध्यान दीजिए, सिरका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और इस सिरका में जो होता है कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और इमली में क्या पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल के सूत्र की मैं बात करूं तो मुझे ये एसिटिक अम्ल वाला मिटाना पड़ेगा। और अब यहाँ टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, C4H6O6 ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे देखिए, स्टार्ट करते हैं हम इधर से इसकी संरचना बनाना। तो OH सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH। इस प्रकार इसका संरचना सूत्र हमको ये दिखाई देता है C4H6 और O6। देखो C 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो 6 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑक्सीजन हो गए। तो इस प्रकार आप लोगों के सामने मैंने इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, और टार्टरिक अम्ल का सूत्र भी बता दिया और संरचना सूत्र भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न जो है वो ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है टूथपेस्ट कैसा होता है। हम जो टूथपेस्ट करते हैं वो कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिए, टूथपेस्ट जो होता है सभी तो हो नहीं सकता, और टूथपेस्ट होता कैसा है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लवण है। लवण कौन है, तो आप लोगों ने जब डिटेल में पढ़ा होगा तो अम्ल, क्षार और लवण तीनों के बारे में अच्छी तरह पढ़ा होगा, और पढ़ के आपको इनकी पहचान भी बताई होगी। H+ आयन वाले अम्ल होते हैं, OH- वाले क्षार होते हैं, और अम्ल क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अब हमको जो इधर सूत्र दिए हुए हैं ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन HCl, सेकंड NaOH, थर्ड K2SO4 और फोर्थ NH4OH। आप यहाँ देखिए कि क्या हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप लवण को पहचानो, नहीं पहचानते तो अम्ल को और क्षार को पहचान लो, जो बचेगा वही लवण हो जाएगा। पहचान करिए, H+Cl- तो H+ वाला तो अम्ल हो गया, NaOH Na+ और OH- तो ये क्षार हो गया। K2SO4 इसमें H+ भी नहीं है, OH- भी नहीं है, NH4+ और OH- तो ये भी क्षार हो गया। बचा क्या अपने पास में, ऑप्शन बच गया सी, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और यही क्या है, लवण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम सल्फेट होता है ये तो, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन आप देखोगे CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.10H2O, और इनमें से कोई नहीं। आप देखिए थर्ड ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो देखो इसमें S छोटा है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये तो सही हो ही नहीं सकता। अब बचे हैं इनमें से कोई नहीं। क्या पता अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर इनमें से कोई नहीं वाला ही होगा।
लेकिन चारों ऑप्शन को हमको देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ CaSO4.12H2O ये नहीं होता, CaSO4.2H2O ये वाला जो फॉर्मूला है ये होता है किसका, जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, मतलब इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये 2 क्या है, क्रिस्टलन जल के अणु हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। यानी मधुमक्खी का जो डंक है, मधुमक्खी का डंक क्या करता है, अम्ल छोड़ता है, उसके कारण दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है। ये अम्ल कौन सा है ये हमको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो आप लोगों के सामने रहेगा ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल। और ध्यान दीजिए इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना नाम, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। और इस फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला रासायनिक सूत्र की बात करें तो CH2O2 होता है, लेकिन अगर इसके संरचना सूत्र की बात करें तो मैं इसको मिटाता हूं और फिर अब आपको मैं संरचना सूत्र बताता हूं। संरचना सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है इसका संरचना सूत्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर जो होता है मकराना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है CaCO3, ऑप्शन बी है MgCO3, ऑप्शन सी है CaHCO3 का होल ट्वाइस और ऑप्शन डी है MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो ध्यान दीजिए संगमरमर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है आप यहाँ से पहचान करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये तो हमें आता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, परास का मतलब है जैसे मान लीजिए 3 से 7 पीएच के मध्य काम करता है, तो इसका परास क्या हो गया, 3 से 7 पीएच। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब देखते हैं ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है 6.0 से 6.8, ऑप्शन बी आप लोगों को दे रखा है 7.0 से 7.8, ऑप्शन सी दे रखा है 2.1 से 3.8 और ऑप्शन डी दे रखा है 5.1 से 5.8। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में 7 से 7.8 यानी 7.0 से 7.8 के पीएच परास के बीच में हमारा शरीर कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। जल का पीएच होता है। प्रश्न है, जल का पीएच होता है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 10। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर आपको ये पता है कि जल का जो पीएच मान होता है वो आपको देखना है। अगर मान लो आपको पता है कि जल की प्रकृति उदासीन है तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि 0 से 7 तो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, 7 से 14 तक बेस होते हैं मतलब क्षार होते हैं, और 7 जो है ये क्या होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। मतलब पीएच मान अगर 7 है तो वह कैसा होगा, उदासीन होगा। और उदासीन कौन है, जल है। पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पीएच मान 7 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा सही है। भाई सोडियम कार्बोनेट आप लोगों को मैंने बताया था, पहला ही प्रश्न जो था उसमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलन जल साथ में थे
और वहाँ पे मैंने कहा था आपको कि क्रिस्टलन जल याद रहना जरूरी है। अब यहाँ देखो सूत्र आप Na2CO3 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 और Na2CO3, बात किसकी है? बात इसकी है क्रिस्टलन जल 5H2O 10H2O 10H2O और 2H2O। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 11वें में जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले प्रश्न में भी मैंने आपको बताया था जब सोडियम कार्बोनेट का, तो 10H2O मैंने आपको बताए थे। 10H2O क्या है? क्रिस्टलन जल है। अब इस स्थिति में मान लो प्रश्न अगर ऐसे आता है तो यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि अब हम किसको सही करें। तो इस स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि क्रिस्टलन जल की जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? मतलब क्या है कि लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। मान लीजिए कोई लाल लिटमस पत्र जैसे ये है और लाल को क्या कर दिया? नीला कर दिया, ये नीला हो गया। अब बताओ यहाँ जो विलयन काम में आ रहा है उसका पीएच, अगर लाल विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यहाँ पर जो विलयन काम में लिया है उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? आपको मैंने जब डिटेल में पढ़ाया था तो वहाँ बताया होगा कि एक शब्द याद रखना भाई, अनिल। और अनिल शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जब अम्ल क्षार लवण आप पढ़ते हो। अम्ल क्षार लवण में अनिल से ए का मतलब तो होता है अम्ल, नी का मतलब होता है नीला और ले का मतलब होता है लाल। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं। अब यहाँ लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। तो बताओ इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और अब आप मेरे को ऑप्शन में से देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें पीएच मान क्षार का हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। बताओ इनमें से एक अम्ल होता है, 4 भी अम्ल होता है, 5 भी अम्ल होता है, 7 से 14 के बीच में क्षार होता है। तो 10 आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और इस अनिल नाम को आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन देखिए, जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत अगर हमको बनानी है तो ये प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनोडीकरण। अब ध्यान दीजिए एनोडीकरण क्यों कहलाती है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम होता है ना धातु, इस धातु को जब विद्युत लेपन या और कोई विधि अपनाई जाती है तो उसमें एल्यूमिनियम को किस पे रखा जाता है? एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर रखा जाता है। और एनोड पर रखने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। देखिए प्रश्न 13, अगला 13 कंप्लीट होता है। 13 में बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तब विलयन का रंग होता है। कैसा होता है विलयन का रंग? ऑप्शन देखिए, लाल, हरा, बैंगनी, पीला। कौन सा सही होगा इसमें से आपको ये देखना है। तो देखिए, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, मतलब अम्ल भी नहीं है और क्षार भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो फिर जो विलयन होगा उसका रंग कैसा होगा? तो ध्यान दीजिए, आपको याद रखना है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलयन का रंग होगा बैंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, जब CO2 गैस पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। CO2 गैस को जब पानी में घोलते हैं तो विलयन का पीएच क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, जब CO2 गैस को पानी में घोलते हैं तो हमारे पास में क्या बनते हैं? एसिड बनते हैं। एसिड बनते हैं और आपको पता है एसिड का जो पीएच मान होता है ना 0 से 7 के मध्य होता है। ऑप्शन देखिए, 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7 से कम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई आप लोगों ने ऑप्शन देखे, ऑप्शन से पता चल रहा है कि 7 से अधिक तो क्या होता है? क्षार होता है। फिक्स 7 पे उदासीन होता है। 7 से कम वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा। 7 से कम पे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न 16वां ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है,
विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है उसका अणुसूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl या CaOCl2 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, मैं इसका रासायनिक और व्यापारिक नाम बता देता हूँ। रासायनिक नाम क्या? विरंजक चूर्ण तो व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आपको सूत्र देखना है, सूत्र देख के कमेंट करके बताना है कि सर हमें ये आता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CaOCl2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CaOCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन है उसके बारे में आपको यहाँ 4 बिंदु दिए हुए हैं। कौन सा अवलोकन सत्य है ये देखना है। ठीक है, देखिए पहला, ये सिरका सी गंध देता है, बी प्याज सी गंध देता है, और सी है सड़े अंडे सी गंध देता है, डी है ये सड़े मांस सी गंध देता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल। अरे एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरका ही तो होता है, मतलब एसिटिक अम्ल में, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सही आंसर आपको मिल जाएगा। और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह सिरका सी गंध देता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इसकी आने के चांसेस बन रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटे प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के अलावा जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे उसमें ये पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न देखिए, एक्वारेजिया रॉयल जल जो है किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, अथवा कैसे पूछा जा सकता है कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:2, ऑप्शन डी 1:2। तो भाई आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो सी और डी ऑप्शन को तो आप पहले ही काट दोगे। अब कन्फ्यूजन इसमें रहता है ए और बी में, भाई 1:3 था या 3:1 था। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, दोनों उसके यौगिक हैं उनका सूत्र लिख लो। एक तो HCl है अनुपात, दूसरा है HNO3। इतना लिखने के बाद में आपको कंफर्म याद आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा था वो क्या था। तो इतना लिखने के बाद में जैसे मुझे याद आ गया, देखो इसमें क्या है, 18वें में आपके ऑप्शन बी 1:3, यानी यहाँ पर HCl का अनुपात 1 होगा, HNO3 का अनुपात 3 होगा। अब इसकी खोपड़ी में इसको अच्छी तरह बिठा लो, ये प्रश्न छपेगा ये मान लो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये जरूर आने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों को 19वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत नॉर्मल प्रश्न है कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर दिया, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर दिया, लाल कर दिया। pH कितना होगा ये आपको बताना है, और फिक्स pH भी नहीं बताना है, आपको चारों ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। दूसरा देखो, इसी में दूसरा प्रश्न है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलयन का pH निम्नलिखित में से क्या होगा? इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा? तो देखो ए ऑप्शन है 8, बी 10, सी 12 और डी 6। एक बात बताओ मेरे को, अभी मैंने आपको एक नाम याद करवाया था, क्या करवाया था? अनिल करवाया था। और अनिल का मतलब क्या होता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है कौन? अम्ल, मतलब एसिड करता है। और अब बताओ आप, एसिड का pH मान कितना होता है? 0 से 7 के बीच होता है। ऑप्शन में 0 से 7 के बीच का जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है उसको टिक लगा दो बिना कुछ सोचे समझे, बस अनिल आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ए में 8 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी ऑप्शन जो है उसमें 6 है, तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। 20वां प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है वो देखना है। ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी इमली। इन चारों में से ऑक्जेलिक अम्ल का जो स्रोत है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, वो हो जाएगा आपके पास में टमाटर, ऑप्शन बी। टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब मैं आप लोगों को ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र बता देता हूँ। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4।
इसकी संरचना सूत्र की अगर मैं बात करूं तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH। बताओ कार्बन 2 1 2, हाइड्रोजन 2 1 2, ऑक्सीजन 4 2 2 4। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो C लिख दो, इधर OH लिख दो, पूरी संरचना खोल के लिखना चाहो तो इधर डबल बॉन्ड O, ये कार्बन, इधर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इधर O और इधर H। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत मैंने आपको बता दिया टमाटर है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, संरचना सूत्र क्या है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। देखो मुझे विश्वास है पूरा कि आप लोगों ने इसको वीडियो को पूरा देखा है और बहुत अच्छे तरीके से समझा है, और अगर इतना काम आपने किया है तो मेरी गारंटी है कि 30 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं जाने वाले नहीं है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, कैसा लगा अपनी राय देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और हाँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कहा था कि क्या करना है, आपको 1 से 20 तक गिनती लिखनी है और गिनती के आगे डैश करके छोड़ना है। अब जैसे जैसे प्रश्न आते जाएं आपके सामने, जैसे पहले में A B C कौन सा ऑप्शन है आप लिखते जाओ सही उत्तर, और फिर जैसे मैंने सॉल्व करवाया है उसमें से आप मिलान करो। और इसमें से भी मान लो जैसे आपको मिलान करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप ये जो स्क्रीन पर आ रहे हैं ना प्रश्न, ये प्रश्न इनके नीचे उत्तर भी हैं, और ये PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि इन वीडियो की PDF भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।